हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं हर्ष लोधी आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 3 समझाऊंगा। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट पहले बना चुके हैं। अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले जाके वो पार्ट देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम थोड़ा बेसिक से टर्म समझेंगे कि ये बेसिक से टर्म होते क्या हैं। यहाँ पे जैसे हम जब भी किसी भी मिरर से रिफ्लेक्शन कराते हैं या फिर जब भी लाइट किसी मिरर से टकराती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मिरर कैसा सरफेस है, एकदम चमकदार सरफेस है, तो जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है। वैसे ही अगर हम एक कुछ ग्लास लेते हैं, मतलब जैसे ग्लास लेते हैं, तो अगर उसमें हम लाइट डालेंगे तो आप देखेंगे कि ग्लास से लाइट आर पार निकल जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो फेनोमेना है वो रिफ्लेक्टेड हो गई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ये किस चीज़ में होता है, मिरर्स में होता है। और ये इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन को गुजराती में कहते हैं प्रसारित। और ये किसके थ्रू होता है, ये ग्लास स्लैब के थ्रू होता है। ठीक है। और कभी कभी लाइट एब्जॉर्ब की कर जाती है, जैसे मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बताया था। जो सोलर कुकर रहता है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे हम उस पर लाइट डालते हैं, कोई सी भी लाइट डालते हैं, तो वो अपनी सरफेस को इस तरीके से फॉर्म करता है जिससे वो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ब्लैक बॉडी होती है, मतलब जो ब्लैक बॉडी रहती है ना, वो सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करती है। तो आपने कभी कभी सुना होगा कि मम्मी वगैरह कहती है कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वो इसलिए कहती है क्योंकि जो गर्म रेडिएशन रहती है ना, वो हमारी जो काला कपड़ा रहता है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम उससे हमारी जो बॉडी रहती है वो और गर्म हो जाती है। तो गर्मियों में गर्म बॉडी अच्छी नहीं रहती इसलिए। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ठीक है। और ये किस चीज़ों से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, जैसे कभी आपने एक ग्लास में, कांच का एक ग्लास में पानी भरते हो सबसे पहले, तो उसके बाद अगर हम उसमें कुछ भी डालते हैं तो वो कुछ हमें इस टाइप का दिखता है। जैसे ये पेंसिल आई है तो इसको तो सीधा दिखना चाहिए, बट ये कुछ टेढ़े टाइप का दिखने लगता है। तो ये क्यों होता है, कहीं भी आपने सोचा। तो इसी फैना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, जो लाइट रे रहती है वो एकदम सीधी जाती है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो लाइट रे रहती है ना, वो इस मीडियम के कारण, मतलब यहाँ पे जो माध्यम है ना, यहाँ पे ये पानी माध्यम है, यहाँ पे हवा माध्यम थी, तो उस पानी के कारण थोड़े बेंड हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि लाइट तो सीधी जाती है बट ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, मतलब थोड़ी मुड़ जाती है। तो उसी के कारण हम इस फेनोमेना को अलग से पढ़ते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं हम। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट्स ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है ना, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब उसकी दिशा को चेंज करना, किसी अलग डायरेक्शन में मोड़ देना जब वो टेढ़े में आ रही हो, मतलब ऑब्लिक मतलब टेढ़े में, किसी एट एन एंगल समथिंग, कुछ कोण बना के आ रही हो। तो जब ये मीडियम एयर है, यहाँ पे मीडियम एयर है, हवा है, और यहाँ पे ग्लास है या वाटर, जो भी मान लीजिए आप, ग्लास वाटर है जनरली यहाँ पे। तो ये मीडियम भी चेंज हो गया, एयर से ग्लास हो गया, और ये एक एंगल भी बना रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फेनोमेना होगा। तो इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रे डायग्राम में, जैसे इंसिडेंट रे है। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इंसिडेंट रे क्या होती है। इससे पहले हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। तो जब किसी ग्लास स्लैब पे आती है तो वो कुछ तो रिफ्लेक्ट कर जाती है और कुछ रिफ्रैक्ट कर जाती है, मतलब उसके अंदर चली जाती है। तो जब वो किसी अंदर जाती है तो वो थोड़ी सी झुक जाती है। तो ये अब हम अभी थोड़े आगे समझेंगे। तो वो झुक जाती है, और जो उस नॉर्मल के साथ, नॉर्मल क्या होती है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक परपेंडिकुलर, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो उसके साथ जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस आई को क्या कहते हैं, बताइए बताइए। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और ये कब हो रहा है, जब ये माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक है, समझे आप। तो इसके कुछ केसेस हैं, जैसे ये ग्लास स्लैब है और ये सिंपल एयर है, हम उस पर इंसिडेंटली डाल रहे हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी ना, वो थोड़ी झुक जाएगी। किसके तरफ झुक जाएगी, बैंड रहेगी नॉर्मल की तरफ। अच्छा, आप ये बता सकते हैं ये क्यों हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है, जैसे इसको समझिए। एयर, आपने पढ़ा होगा कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर 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 रहते हैं, और जो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, वो बहुत पास पास, मतलब ग्लास या सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, वो बहुत पास 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 रहते हैं। तो यहाँ पे भीड़ कम है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, ऐसे समझिए, है ना। तो अगर भीड़ कम है तो आप तो एकदम गाड़ी तेज़ी चलाएंगे, लगभग तेज़ी चलाएंगे, वैसे तेज़ चलानी नहीं चाहिए। आप एकदम गाड़ी तेज़ी चलाएंगे तो ये तेज़ जा रही है, और उसके बाद जैसे ही भीड़ आएगी तो एकदम से आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये इसलिए यहाँ पे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एयर का घनत्व कम है ग्लास के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे
घनत्व कम से घनत्व ज़्यादा में जा रही है एयर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ज़्यादा रहेगा। ये केस 1 है हमारा, ठीक है। अब हम केस 2 पे चलते हैं। यहाँ पे डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब डेंसर मतलब जिसका घनत्व ज़्यादा है, और रेयर मतलब जिसका घनत्व कम है। तो यहाँ पे जैसे अब जब लाइट निकली, जैसे यहाँ से निकली, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया ना, इसका ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और ये ज़्यादा घनत्व वाले एरिया से कम घनत्व वाले एरिया में आ रही है, मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है और यहाँ पे भीड़ भाड़ कम है। तो जैसे ही ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आएगी और इंसिडेंट करेगी, तो मान लीजिए अभी आप बाजार में थे और अब आप हाईवे पे आ गए, तो आपकी ऑब्वियसली स्पीड बढ़ जाएगी, और यहाँ पे इंसिडेंट रे से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये केस 2 हो गया। तो अब यहाँ पे हम केस 3 देखते हैं। अभी तक हमने लाइट को एकदम ऑब्लिकली, मतलब एक एट एन एंगल कराया था। अब हम एकदम परपेंडिकुलरली उसको उस ग्लास स्लैब पे डालते हैं। तो जैसे हमने उसको परपेंडिकुलरली डाला तो देखा कि वो जो रे है ना वो सीधा चली गई है। तो उसमें क्या रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, उसमें रिफ्लेक्शन हुआ, बट वो जब परपेंडिकुलर है ना, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का एंगल भी 0 होगा, ठीक है। समझे आप थर्ड केस को। तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इससे पहले हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखे थे, तो सेम उसी की तरह ये भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो यहाँ पे ये पहला पॉइंट तो सेम ही है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन। मतलब जैसे हम यहाँ पे एक जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो ट्रांसमिटेड रे रहते हैं ना, वो एक सारे एक ही प्लेन में होना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे तीनों होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। सिर्फ यही देखना, यही वाला जो लॉ है ना वो चेंज हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो यहाँ पे इसको सही से समझते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो आई और आर आ रहा था ना, उसमें अब हमने साइन साइन और लगा दिया, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर हो गया यहाँ पे, है ना। इज कांस्टेंट, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है ना वो एक अचल है, समझे। अभी अचल क्या है वो हम आगे समझेंगे कि ये अचल होता क्या है। अभी तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि इसका जो सेकंड लॉ यही कहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप ये डेफिनेशन तो बना ही सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो जो अचल है ना, वो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अब हम देखते हैं। जैसे जो एयर में उसकी स्पीड ज़्यादा थी लाइट रे की, और यहाँ पे ग्लास में ऑब्वियसली कम हो गई है, तो कितनी कम हुई या कितनी ज़्यादा हुई उसको हम नापते हैं किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जैसे जब हम बाजार में चल रहे थे तो हमारी स्पीड कम थी, और हाईवे पे आ गए तो ज़्यादा हो गए। जैसे अगर हम पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहे थे, अब हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसी फैक्टर ऑफ चेंज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये आपको गुजराती में एक मैंने दे दिया है, आप यहाँ देख लें, मैं यहाँ इंग्लिश में समझाता हूँ। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो ऐसे देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब माध्यम 2 में प्रकाशनी झड़प के छेद में माध्यम 1 की प्रकाशनी झड़प, ठीक। तो यहाँ पे V2/V1 हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ पे 2 की मीडियम की 2 इंटू 10⁸ अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो 10⁸ तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/3, समझे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसका है, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, समझे। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, वो क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बस उसी को उल्टा कर दिया है। यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब अभी हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था विद रिस्पेक्ट टू किसके, ग्लास के। अब हम निकालेंगे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, समझे। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब मीडियम 1 क्या होगा, इधर एयर होगा, तो उसकी लाइट कितनी है, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब उसका कितना है, 2 इंटू 10⁸, ठीक है। तो 10⁸ से 10⁸ कट गया, 3/2 आ गया। इससे पहले कितना आया था, 2/3। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जब भी हम रेयर मीडियम का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, तो वो 1 से कम आता है, और जब हम डेंसर मीडियम का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो वो 1 से ज़्यादा आता है। ये कितना हो जाएगा, 1.5 समथिंग हो जाएगा, समझे। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप किसी को बता सकते हैं कि जब हम पानी भरे ग्लास में एक पेंसिल डालते हैं तो वो पेंसिल ऐसे टेढ़ी सी क्यों दिखती है, समझे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंस। अब जैसे हमने मिरर देखे थे,
उस टाइप से लेंस होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस होते हैं, समझे। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, जैसे सारी जो भी लाइट रेज आती है ना यहाँ से, वो उसको कन्वर्ट कर देता है एक जगह, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है, समझे। और जैसे ये कॉन्केव लेंस पे आती है ना, तो वो उनको एकदम इधर उधर फैला देता है, समझे। आप ध्यान रखना, जैसी भी लाइट रेज आएंगी कॉन्केव लेंस पे, तो वो उसको फैला देगा, ठीक है। और जैसी कॉन्वेक्स लेंस पे आएगी तो उसको पास पास कर देगा, समझे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दिखा है कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है, आप देख लेना। और ये कुछ अलग अलग टाइप के लेंसेज होते हैं, तो वो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, बस मैंने थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस के लिए जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर के लिए हमने देखे थे ना 3 रूल्स, वैसे अब हमें इधर भी लेंस के लिए भी 3 रूल्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी तो कहाँ से पास करती थी, फोकस से। तो सेम यहाँ पे भी वही रहेगा, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं, तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, तो यहाँ पे ये फोकस से पास करेगी, समझे। अब ये फोकस से पास करी तो ये इसलिए नीचे गई है क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करने वाला होता है। तो यहाँ से अगर मैं पैरेलल ले लाऊंगा तो वो भी यहाँ पे कन्वर्ज हो जाएगी, समझे। तो ये कन्वर्जिंग रहता है, इसलिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो वहीं अगर हम कॉनकेव लेंस पे देखें तो जैसे ये लाइट आती है तो वो उसको दूर कर देता है, बट वो भी फोकस से पास होती है, समझे। वो भी फोकस से ही पास होती है, तो उसको वो दूर कर देता है, बस फोकस से पास होती है वो। ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, जब कोई सी रे फोकस से आती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अब हम कॉनकेव में देखते हैं, तो जैसे ये फोकस से आई, मतलब फोकस पे ही आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये ऐसे डॉट 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 लाइन है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, समझे। तो ये थोड़ा सा कॉनकेव थोड़ा अटपटा है आपके लिए, बट आप थोड़े आखिरी तक इस वीडियो के हैंडी हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड है, अगर ये सेंटर पे आती है, या इसको हम मिरर में पोल भी कहते थे, तो वो पोल से आती है तो पोल से ही जाएगी, समझे, वो अनडेविएटेड चली जाएगी सीधी की सीधी, ऐसे दोनों केसेस में। तो ये तीनों हमने पॉइंट्स देख लिए हैं। तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे जैसे हमने मिरर में देखे थे ना एक एक पॉइंट पे, वैसे यहाँ पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट इन्फिनिटी, मतलब जब अनंत से रे आ रही है। तो मैंने आपको बताया था जब अनंत से रे आती है तो वो सारी पैरेलल लगती है हमको। एक मैंने सूरज का एग्जाम्पल भी लिया था, ठीक है। तो जैसे ही सारी रेज आती हैं तो ये सारी पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ से कहाँ पे कन्वर्ज होगी, फोकस पे, सारी फोकस से जाएंगी, तो ये सारी फोकस से जा रही हैं, समझे। तो यहाँ पे एट इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ इमेज का है, फोकस रहेगी एट F2। हाँ, मैं ये भी बताना भूल गया आपको, यहाँ पे हर चीज के लिए 2 फोकस रहते हैं, इसके लिए 2 फोकस रहेंगे, यहाँ पे भी रहेगा फोकस, यहाँ पे भी रहेगा। ऐसे ही कॉन्केव लेंस के लिए भी रहेंगे, समझे। तो एट फोकस F2, इसकी F2 पे इमेज कर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बहुत बड़ा है, और यहाँ पे इमेज का साइज वो बहुत छोटा हो गया है, समझे। तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड ये पॉइंट साइज। तो अब यहाँ पे हम रियल और वर्चुअल को कैसे पहचानेंगे, जैसे जिस साइड से रेज आ रही है ना उसके अपोजिट साइड ही बनेगी तो हम उसको रियल बोलेंगे, और अगर उसी साइड बन जाएगी तो हम उसको वर्चुअल बोलेंगे, समझे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी साइड बन रही है, अपोजिट साइड बन रही है, अपोजिट साइड बन रही है, तो इसको हम रियल बोल देंगे, समझे, ठीक है। और इन्वर्टेड है ये, मतलब ये उल्टी हो जाएगी। अब हम सेकंड पे चलते हैं। अब हम पहले इन्फिनिटी पे थे, अब सी के पीछे आ गए, सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आ गए। इस सेकंड पार्ट में बताया गया कि सेकंड फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है। अब हम सेकंड पे आ गए, सी के पीछे, समझे, सी के पीछे आ गए हम। तो अब सी के पीछे जैसे आए तो अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई भी 2 रे लेते हैं, बताया था आपको। तो यहाँ पे हम एक रे ले रहे हैं जो पोल से पास करा रहे हैं, तो वो अनडिविएटेड जाएगी, सीधी की सीधी चली जाएगी, ठीक है। अब एक रे हम पैरेलल भेज रहे हैं, जैसे हम पैरेलल भेजते हैं तो वो दूसरे फोकस से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये इमेज बन गई। जो यहाँ पे A डैश B डैश वाली है ना वो इमेज है, तो वो कहाँ पे बनी, फोकस F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C के बीच में, C2 के बीच में। तो यहाँ पे बिटवीन F2 एंड C2 आ गया ना, ठीक है। और उसका साइज क्या है, जैसे ये जो इमेज का साइज है उससे तो छोटी है ना, तो डिमिनिश्ड मतलब साइज में छोटी है, ठीक है। और वो इसके राइट साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है, तो राइट साइड बन रही है तो रियल होगी, ठीक है। और उल्टी बन रही है तो इन्वर्टेड होगी। अब आपको यहाँ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्या होती है, ठीक है। अब हम थर्ड पे चलते हैं।
अभी हम सी के पीछे थे, अब हम सी पे आ गए, समझे। तो अब जैसे ही हम सी पे आए तो अब सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि एक रे को डालेंगे पोल से जो कि अनडिविडेड जाएगी, और एक को डालेंगे हम पैरेलल जो कि दूसरे फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए डैश बी डैश हमारी इमेज बन गई। तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज है, तो यहाँ पे सेम साइज। और ये कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है ना, बट दूसरे वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिसपे हम रखा था उसके अपोजिट वाले पे। तो यहाँ पे एट 2f2, उसी को हम 2f2 बोलते हैं, समझे। और इसका ये राइट बन रही है, लेफ्ट बन रही है, ये राइट पे बन रही है तो ये रियल हो गई, और ये उल्टी बन रही है इसलिए इन्वर्टेड, समझ रहे। इसको हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। तो अभी हम थे C2 पे थे, तो अभी हम C1 पे थे, तो अब हम थोड़े C1 और F1 के बीच में आ गए, ठीक है। तो जैसे हमने एक रे पास करी जो कि अनडिविडेड जाएगी, और एक पैरेलल जो कि ऐसे जाएगी, तब यहाँ पे टकरा रही है तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे इमेज बड़ी है तो लार्ज हो गई, मतलब बड़ी हो गई, ठीक है। और वो कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड, मतलब पीछे बन रही है किसके, C2 के, मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना उसके पीछे बन रही है, तो बियॉन्ड 2f2, ठीक है, लार्ज बन रही है। अब ये राइट साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है तो उसको हम रियल बोलेंगे, ठीक है। और ये उल्टी बन रही है इसलिए इन्वर्टेड बोलेंगे, समझे। तो हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ पे देखेंगे, अब हम यहाँ दोनों के बीच में थे, अब यहाँ पे अब हम F1 पे आ गए। जैसे हमने फोकस पे रखा तो अब हम देख रहे थे इससे पहले वाले में, जब हम इन्फिनिटी से मतलब अनंत से जब रेज आ रही थी तब फोकस पे इमेज बन रही थी। अब जब हम फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे इमेज बनेगी, उसको हम देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे ही यहाँ से एक रे पास कराई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो वो अनडिवाइडेड चली जाएगी, ठीक है। एक पैरेलल गई और वो फोकस दूसरे फोकस से चली जाएगी। तो जब हमने देखा तो ये कहीं मिल ही नहीं रही थी, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, अनंत पे बन रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब हम फोकस F1 पे रखा तो इमेज बन रही इन्फिनिटी पे, मतलब अनंत पे, और उसका साइज क्या होगा, इन्फिनिटली लार्ज, मतलब बहुत बड़ी बनेगी, क्योंकि ये बहुत दूर जाके बहुत बड़ी बनेगी वो, ठीक है। और ये राइट साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है तो इसका ये हो गया रियल, और उल्टी बन रही है ना तो ये इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। अब हम अभी हम F1 पे थे, अब हम इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो अब सिक्स पॉइंट है हमारा एट बिटवीन F एंड C। तो जब हमने यहाँ से करा तो एक रे हमने यहाँ से पास कराई और एक पैरेलल लेके यहाँ पे पास कराई, तो ये यहाँ दोनों मिल नहीं रही थी तो हमने इनको पीछे कर ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पे ये टकरा रहे थे। तो यहाँ पे जो इमेज है वो राइट ना बन के लेफ्ट बन रही है, तो यहाँ पे देखेंगे सब में रियल है, सिर्फ यहीं पे अकेला वर्चुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है तो एनलार्ज बन रही है, और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, मतलब जहाँ पे लेंस बना रहा है ना उसी के सेम साइड बन रही है अपनी इमेज, ठीक है। और यहाँ पे उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, सीधी बन रही है तो इसको हम इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने 6 केस कवर कर लिए हैं कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम जाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही केस रहेंगे, जैसे वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में थे ना, ऐसे यहाँ पे कॉनकेव लेंस में रहेंगे 2 केस, ठीक है। सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे देखेंगे। जैसे ही हम इन्फिनिटी पे आएंगे तो यहाँ पे जो सारी रेज आएंगी, तो ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब सारी को दूर 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 बिखरा देगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे पैरेलल लाते हैं ना तो वो भी फोकस से पास करता है बट उसको दूर कर देगा। तो यहाँ पे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से पास करेगी, F1 से पास करेगी, ठीक है। तो इसकी जो इमेज है ना वो कहाँ बनेगी, वो सारी रेज यहीं पे टकरा रही है ना तो F1 पे बनेगी, बट वो क्या रहेगी, वर्चुअल इमेज रहेगी, क्योंकि ये उस साइड ना बन के इस साइड बन रही है, समझ रहे हो, ठीक है। और ये इन्फिनिटी पे से है हाईली डिमिनिश बनेगी, तो हम इसको कवर करते हैं एट इन्फिनिटी। जब हमारी ऑब्जेक्ट जो था ना वो इन्फिनिटी पे था तो हमारी इमेज क्या बन रही है, फोकस पे बन रही है, और उसका साइज क्या है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, और वो है वर्चुअल क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बन रही है, और ये इरेक्ट रहेगी, मतलब सीधी रहेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा केस, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, मतलब कुछ भी इन्फिनिटी और इधर ऑप्टिकल सेंटर जो ओ है ना उसके बीच में कहीं भी रख देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने ये रखा तो यहाँ पे एक तो हम जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे जो कि अनडिविडेड जाएगी, और एक जो हम पैरेलल जाएंगे वो ऐसी बिखर जाएगी तो वो F1 से जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बन रही है ना वो यहाँ पे कहीं F1 और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में बन रही है, समझे। तो यहाँ पे बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, और यहाँ पे जो साइज है इमेज का
वो ऑब्जेक्ट से छोटा है ना, तो इसलिए डिमिनिश्ड कहेंगे उसको। और ये लेफ्ट साइड में बन रही है लेंस के, तो उसको हम वर्चुअल कहेंगे। और ये सीधी बन रही है तो इसको इरेक्ट कहेंगे। अब आपको सब चीज़ समझ में आ गया कि इरेक्ट क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, डिमिनिश्ड क्या होता है, एनलार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इसकी यही टेबल आपकी गुजरात के टेक्स्ट बुक में गुजराती में दी हुई है। तो आपको वहाँ देखोगे तो आपको दिख जाएगी कि यही टेबल गुजराती में है। तो आप आपकी गुजराती टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठे जब ये समझ रहे हो, तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, वैसे यहाँ पे हम एक लेंस फॉर्मूला देखते हैं। और जो साइन कन्वेंशन देखा था वहाँ पे हमने वो सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पे रहता है कि मतलब जो चीज़ लेफ्ट में रहेगी उसको हम नेगेटिव मानेंगे, और जो चीज़ राइट में रहेगी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। ठीक है, जो चीज़ ऊपर रहेगी उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो चीज़ नीचे रहेगी उसको हम नेगेटिव मानेंगे। समझे? तो यहाँ पे जैसे हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, वैसे ये लेंस फॉर्मूला है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे जो v था ना, वही का v यहाँ पे u था, वही का वही है, और f था वही का वही है। विथ साइन लेना है। जैसे यहाँ पे इस एक रे डायग्राम में मैंने बताया भी है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, u, छवि अंतर। तो u ये हो गया, समझे? कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक, समझे? ठीक है, अब v क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस, तो वही हो गया v। ये इमेज बन रही है यहाँ पे। और f क्या है, किसी भी एक, मतलब ये दोनों f बराबर पे होंगे, किसी भी एक f का दूरी। तो इस फॉर्मूले में जब रखेंगे ना, तो हमें यहाँ पे जो भी एक चीज चाहिए होगी, जैसे तीनों में से जो भी चाहिए हमें, तो वो पता पड़ जाएगा। जैसे अगर हमें यहाँ पे लेंस का फोकल लेंथ पता है, और हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी दूरी पता है उससे, तो हम उसकी जो इमेज कहाँ बनेगी वो निकाल सकते हैं। ठीक है, विथ साइन रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो उससे हमको पता पड़ेगा। साइन से क्या पता पड़ता है कि वो इमेज कहाँ पे बन रही है, राइट साइड में बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, कहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है जो सूरज की किरणों को एक जगह कन्वर्ट करता रहता है। आपको पता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा लेंस रहता है? वो कॉन्वेक्स लेंस रहता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही जो रहता है ना, वो एक जगह सारी किरणों को एकत्रित कर देता है। तो उसी टाइप से ये मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपने गुजराती में भी दिया है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई चीज किसी से कितनी बड़ी है उसको हम मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो वही है यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज है 2 सेंटीमीटर, और जो हमारी इमेज बन रही है वो 4 सेंटीमीटर की बन रही है। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर नीचे बन रही है तो उसको हम लेंगे -4, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो उसको हम लेंगे 2, सिंपल +2। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज पहले रखना था, तो यहाँ पे मैंने -4 ऊपर रखा, और उसके छेद में क्या रखा, 2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बराबर क्या आ गया, -2। मतलब हमारी जो इमेज है वो 2 गुना बड़ी है, बट किस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में। समझे आप? ठीक है, और यहाँ पे अब आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जैसे आपके किसी को चश्मा लगा होगा, तो उसमें आप कहते हैं ना मेरी इतनी पावर का चश्मा है, ये मेरा इतनी पावर का चश्मा है, तो वो क्या होता है, यही पावर ऑफ लेंस होती है। वो पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे जो एफ है ना, वो हमने कहाँ से निकाला, लेंस फॉर्मूला से निकाला। ये लेंस फॉर्मूला से एफ निकाल लिया उस लेंस का, और उससे 1 के छेद में अगर उसको कर दिया तो वो पावर ऑफ लेंस आ जाता है, और उसकी एकम क्या रहती है, डायोप्टर रहती है। ठीक है, जैसे कोई कोई कहता है मेरा -0.5 का है, मेरा -2 का है, तो वो यही रहता है। समझे आप? तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।